हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स और मैथ्स तो किस तरीके से स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, लेकिन जब बात केमिस्ट्री की आती है तो फिर उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास में चले जाना चाहिए, क्योंकि एक तो केमिस्ट्री, उसमें इतने सारे एक्सेप्शंस, कौन इतना याद करे, कौन इतनी पढ़ाई करे, और इसी वजह से केमिस्ट्री से बच्चे डरने भी लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपका ये डर ही निकाल दूं कि आपको केमिस्ट्री और स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें डरने ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको डर लगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे ये अच्छा लगना चाहिए, मुझे इससे पढ़ाई करनी है, इसके बारे में जानना है, जिससे कि मैं इसके बारे में नॉलेजेबल हो सकूं। आपको सिर्फ ये बात अपने दिमाग में रखनी है, आपको सीखने के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा तो मार्क्स आप अपने आप ही स्कोर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर मेन पर्पस ही यही है कि आपको पढ़ाया ऐसे जाए कि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आपको पढ़ने का मन करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात हम आज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्यों स्टूडेंट्स को इतना डर लगता है इसमें? इस वजह से क्योंकि बहुतों का बेसिक स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है, और जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा स्टूडेंट्स, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में हर जगह मिलेंगे। यू नेम इट एंड यू विल फाइंड इट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एवरीथिंग पॉसिबल। बायोमोलिक्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर, food, fuel, medicine, plastic, you name it and you will find organic compounds in it। ठीक है, सो इससे छुटकारा तो है नहीं, तो इससे अच्छा जान ही लेते हैं, इसके बारे में सीख ही लेते हैं। और जितना जल्दी आप सीखेंगे और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना आपके लिए स्कूल लेवल, बोर्ड्स लेवल, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये मैं बात आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, आपका बहुत टाइम बचा सकती है, बोर्ड्स में भी और आपके कंपटीशन में भी। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कोई भी पार्ट हो, तो इसमें क्या करेगा, जब आप ये बात सीख जाएंगे, आपको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तब फिर आप अपना बचा हुआ समय फिजिक्स और मैथ्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केमिस्ट्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा, लेकिन सीखने के लिए जो समय है वो आपको पहले लगाना पड़ेगा, और वो सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, और यही चीज़ हर बार रेपिटेटिव भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप चैप्टर्स क्या मिलेंगे आपको? हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इन सब चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रेपिटेटिव हैं। ठीक है, पैटर्न्स बहुत रेपिटेटिव हैं, और उसी के ऊपर सारी चीज़ें बिल्टअप की गई हैं। तो जब आप अपना ये बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे स्टूडेंट्स, तब आपके लिए आगे बढ़ना और चीज़ों को बिल्डअप करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स में आज हम समझेंगे क्या? बेसिक्स में आज हम जानेंगे इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन की सारी खासियतें जानेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इनके एल्काइल ग्रुप क्या है, अलाइल ग्रुप क्या है, विसिनल, विनाइल, ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, अराइल ग्रुप क्या होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे यहाँ पर। इफेक्ट्स जानेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, और आपके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जितनी एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सारी बातें, जितने भी इसका बेसिक्स है, इस लेक्चर में आपको वो सारी बातें जानने को मिलेंगी। और ऐसे ही फिर सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसान भाषा में और अच्छी भाषा जो आपको समझ आए और आपको पढ़ने की इच्छा हो, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, नवंबर में बोर्ड्स हैं, फिर मार्च में भी है, और बोर्ड्स जिनके नहीं भी हैं उन लोगों के लिए भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ का राजा है कार्बन,
और कह सकते हैं आप कि यहाँ इसकी रानी है हाइड्रोजन। इन दोनों ने मिलकर अपना पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है। कार्बन को जितनी कम इज्जत मिली फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसने अपना पूरा बदला, अपना एक अलग साम्राज्य बना के निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ इनके साम्राज्य को चलाने में हेल्प करते हैं ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, इस तरीके के बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं। ओवर पावर नहीं करते, हेल्प करते हैं। यहाँ का राजा कार्बन ही है। और आप समझ सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देर आर मोर देन 90 लाख कंपाउंड्स एंड काउंटिंग। 90 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इन सब का राजा कौन है? कार्बन भाई साहब। तो कार्बन ने अपनी पूरी एक अलग ही दुनिया बसा ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग स्टूडेंट्स दो तरीके की होती है। बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्डिंग और है आयोनिक बॉन्डिंग। अब आप कहेंगे कि सर कोवैलेंट बॉन्डिंग तो ऑर्गेनिक में होती है, आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है? मैं आपको आयोनिक बॉन्डिंग इन जनरल बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कोवैलेंट बॉन्ड्स में कुछ पोलराइजेशन आने की वजह से उनमें आयोनिक बिहेवियर आ जाता है। कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड्स नहीं होते, आयोनिक कंपाउंड्स नहीं होते, कोवैलेंट ही होते हैं, बट ड्यू टू सम फैक्टर्स उनमें पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है और उसकी वजह से वो आयोनिक बिहेवियर करने लगते हैं। तो मैं आपको ये दोनों के बारे में इंडिविजुअली बताऊंगा और समझाऊंगा ताकि आपको इनकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंस और इंडिविजुअलिटी पता चल जाए कि अकेले अकेले क्या हैं, एक दूसरे के साथ कैसे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में जानना। चलिए शुरू कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? दो आयंस के बीच में बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आयंस यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड को। अच्छा, अब ये बनता कैसे है? इसमें 100% डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी आधा पौना सवा नहीं, प्रॉपर 100% इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डोनेट करता है। जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी स्टेबिलिटी को हैम्पर कर रहा है एक्सेस में होकर, तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स वो एलिमेंट डोनेट कर देता है किसी ऐसे एलिमेंट को जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं अटेन कर पा रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से सोडियम स्टेबल नहीं हो पा रहा। स्टेबल यानी कि इट इज नॉट एबल टू गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन यानी कि नियॉन कॉन्फिगरेशन मिलेगा। तो सोडियम और यहां पर क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस फ्रॉम स्टेबिलिटी। तो सोडियम कहेगा देखो क्लोरीन भाई, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चाहो तो तुम ले लो। क्लोरीन कहेगा भैया नेकी और पूछ पूछ दे दीजिए, मैं तो ढूंढ ही रहा हूं। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जिससे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और सोडियम, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सो सोडियम गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो क्लोरीन गेन्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट स्पीशीज गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको आता है नेगेटिव चार्ज। जनरली आप लेमैन टर्म में भी देखिए, जब आप कुछ दान करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तब आपको अच्छा लगता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत लोग आपकी इज्जत करते हैं, अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील आती है। तो यानी कि सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम गेन्ड अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसका केमिकल रीजन क्या है? केमिकल रीजन ये है कि सोडियम इन जनरल इट हैज 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट?
atomic number is equal to number of protons and number of electrons. Now, after donation of 1 electron, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब इसके पास 11 प्रोटॉन हैं और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इट हैज 1 मोर प्रोटॉन एंड दैट इज व्हाई इट गेन्ड अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, आप चाहें तो दोनों भाषा में समझ लें. ये एक्चुअल आपका साइंटिफिक रीजन है और लेमन लैंग्वेज मैंने बताया, जब आप कोई चीज़ डोनेट करते हैं आपको अच्छा लगता है, इज्जत मिलती है, पॉजिटिविटी आती है. सिमिलरली chlorine gained a negative charge. Why? Because chlorine had 17 proton and 17 electron. तो जब क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया कि भैया स्टेबिलिटी चाहिए हमको, थोड़ा पैसा दीजिए, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, तो नाउ इट हैज 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन and this extra electron made it gain a negative charge. इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज आया. ठीक है, और इससे कंबाइंड आपका क्या बनता है स्टूडेंट्स? NaCl. NaCl एक 3D स्ट्रक्चर है, एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है. और इन जनरल स्टूडेंट्स आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स. क्यों? क्योंकि जो ये चार्जेस हैं इनको एक बहुत ही स्पेशल फोर्स पकड़ के रखता है. वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है. वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिस वजह से आयोनिक बॉन्ड्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होते हैं. ठीक है, अब आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जो कि आयोनिक बिहेवियर दिखाते हैं. वो एक्चुअल में आयोनिक कंपाउंड्स नहीं होते बट आयोनिक बिहेवियर दिखाते हैं. ठीक है, इन जनरल दोज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस मेटल से मिलके बने. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड प्लस सोडियम, दिस गिव्स सोडियम एसीटेट. हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये आपका सॉल्ट, आयोनिक कंपाउंड्स जनरली रिमेन इन सॉल्ट फॉर्म. NaCl तो नमक कहलाता भी है. ठीक है, और ये कहलाता है आपका सोडियम एसीटेट. एसिटिक एसिड और सोडियम मिलके बने सोडियम एसीटेट. अब क्योंकि इनके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया, दे स्टार्ट शोइंग आयोनिक बिहेवियर. ये आयोनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम एसिटेट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है शोइंग आयोनिक बिहेवियर. एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका सोडियम स्टीयरेट जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जब आप मिसेल्स पढ़ रहे होंगे, सोप फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, तो सोडियम स्टीयरेट आपने नाम पढ़ा होगा. ये कंपाउंड है जो सोप बनाने के काम आता है. सोडियम स्टीयरेट 17 कार्बन, ये भी आपका सोडियम का ये भी एसिड है और सोडियम बना, जिससे ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट आयोनिक बिहेवियर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं HCl. बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि HCl आयोनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है. स्टूडेंट्स HCl ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बट एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इस वजह से क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास रखने की कोशिश करता है, सारा नहीं ज़्यादा. बड़ा भाई है भैया, हुक्म तो चलाएगा ही. तो क्लोरीन कहेगा देखो भाई हाइड्रोजन, मैं बड़ा हूं तुमसे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखूंगा. हाइड्रोजन बेचारा कमज़ोर छोटा भाई क्या कर सकता है, बोला ठीक है बड़े भाई रख लो. तो इस वजह से इन दोनों में पोलैरिटी आ जाती है और जिसकी वजह से ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं बट कोवेलेंट रहते हैं. अब जब HCl एक्वस सोल्यूशन बनाता है, यानी कि जब वो पानी में मिलता है स्टूडेंट्स, तब वो बहुत ज़्यादा आयोनिक बिहेवियर दिखाता है. क्यों? क्योंकि फॉर द सेम रीज़न HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
जिस वजह से वो आयोनिक बिहेवियर दिखाने लगता है। तो ये सारी कहानी है आपकी आयोनिक बॉन्ड्स की, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, जो आपने पहले पढ़ा भी है 9th-10th में भी। ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड्स बनाते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड्स बनाते हैं, शेयर नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्गर बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, जैसे आपके मेटल के बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, जब आप मेटल्स को देखेंगे तो मेटल्स की पहचान भी आप पॉजिटिव चार्ज से कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की पहचान नेगेटिव चार्ज से। जैसे आप किसी भी रिएक्शन में देखेंगे, जो मेटल्स होंगे दे विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल्स होंगे दे विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, उसमें क्या है, सोडियम गेन्ड अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज सोडियम इज अ मेटल, मेटल्स ऑलवेज and always have a positive charge. And chlorine gained a negative charge, and we all know chlorine is a non-metal. ठीक है स्टूडेंट्स, so metals always have a positive charge, non-metals always have a negative charge, they always form ionic bonds. metals पे हमेशा positive charge होता है, non-metals पे हमेशा negative charge होता है, हमेशा ये ionic bond बनाते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट करके 100% ट्रांसफ़र करके ये बॉन्ड्स बनाते हैं। बहुत अच्छा इनका स्ट्रक्चर बनता है, इनके जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको लैटिस बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो कोवलेंट कंपाउंड से ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आयोनिक बॉन्ड्स, और अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ने।